बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 7 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ यूजेस ऑफ बेसिस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस का टॉपिक कंप्लीट किया था और आपको ये भी याद होगा कि उन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की थी जिससे हमें प्रॉपरली ये बातें समझ आ गई थी कि व्हाट आर बेसिस। तो अब स्टूडेंट्स, इसी हवाले से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जैसा कि आपको बताया गया, यूजेस ऑफ बेसिस। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बेसिस हमारे पास हैं उनका हमारी डोमेस्टिक लाइफ में कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें उसका क्या यूज़ है। यानी बेसिस हमारी रूटीन लाइफ में हमारे कैसे काम आती हैं, इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस किस इंडस्ट्री में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और किस किस पर्पस के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और ज़ाहिरी सी बात है, हर बेस की अपनी कुछ स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ हैं जिस वजह से उनको स्पेसिफ़िक रीज़न्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैंने वाइट बोर्ड पे 3 नाम मेंशन किए हुए हैं। ये तीनों की तीनों आपके पास बेसिस हैं। तो जैसा कि मेन हेडिंग हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस की है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली बेस है इट इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है, NaOH। ठीक है जी, NaOH। और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी आपके प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप जब भी किसी भी केमिकल फार्मूले को लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखा, तो इस फार्मूले को राइट करने का एक स्पेसिफिक मेथड है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि N अगर कैपिटल है तो उसके साथ A स्मॉल है, ऑक्सीजन अगर O कैपिटल है तो हाइड्रोजन भी उसके साथ H कैपिटल है। तो ये जिस फॉर्म में NaOH लिखा गया है, या कह लीजिए कि जिस तरह ये लिखा हुआ है, आपने स्ट्रेट कॉपी पेस्ट इसको ऐसे ही याद भी करना है और ऐसे ही अपने पास लिखना भी है। अगर आप इसमें किसी भी किस्म का चेंज कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल N कैपिटल रख देते हैं, A भी कैपिटल रख देते हैं, तो अल्टीमेटली ये आपका जो फार्मूला है ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे राइट करते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड और ये ब्रैकेट जो है वो होल कंसीडर होती है और इसकी बेस में 2 लगेगा जिस पर हम इसको पढ़ा करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने ये याद करना और बोलना पहले भी आपको सिखाया था। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड जो बेस है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4। ये आपके पास आ जाता है अमोनियम, और हाइड्रोक्साइड के लिए इसके साथ हम OH को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास 3 जो टाइप्स हैं बेसिस की वो यहाँ बताई गई हैं और उसी की डिस्कशन, इन्हीं की डिस्कशन हमने यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम बात डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसके लिए स्टूडेंट्स आप अपनी बुक के पेज नंबर 86 पर आ जाइए। आपको 86 के बॉटम पर यूजेस ऑफ बेसिस या अल्कलीज की हेडिंग नज़र आ रही होगी। तो आइए पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ लार्जली यूज्ड इन। लार्जली का मतलब कि बड़े पैमाने पे या बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल जिन जगहों पर होगी उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया। फर्स्ट इज़ दी सोप।
यानी साबुन बनाने के लिए, ये बात आपको पहले भी बताई गई थी जब हमने बेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था। टेक्सटाइल, कपड़ा जो है उसकी फॉर्मेशन में इसको यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल मतलब कि जो धागा है, ठीक है जी, धागे की फॉर्मेशन के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, फिर उसी धागे से जो है वो कपड़ा बनता है जिसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम देते हैं। एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री, और प्लास्टिक के जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। अब देखिए लास्ट पे वर्ड लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि ये पीछे जो 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं ये तीनों इटसेल्फ इंडस्ट्री हैं, जैसे सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। अब उन्होंने सेपरेट इंडस्ट्री हर एक के साथ लिखने की बजाय पहले तीनों के नाम मेंशन कर दिए हैं, फिर एक ही दफ़ा क्या वर्ड यूज़ कर लिया है, इंडस्ट्रीज़। यानी ये तीनों अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। सोप की अलग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की अलग इंडस्ट्री है और प्लास्टिक की अलग इंडस्ट्री है। तो इन तीनों इंडस्ट्रीज़ के अंदर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग को अगर आप उर्दू में मतलब कि इसका मीनिंग समझें या सुने तो वो ये होगा कि पेट्रोल को साफ़ करना। रिफाइनिंग एक प्रोसेस है जो हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं जिसमें हम अपने पेट्रोल को साफ़ करते हैं। रिफाइन मतलब साफ़ करना। साफ़ करने से मुराद ये है कि जब पेट्रोल को, आपको पता है कि पेट्रोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है जी, पेट्रोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये आपने अपनी इसी बुक के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, पोल्यूटेंट्स के चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि पेट्रोल, कोल एंड नेचुरल गैस, ये 3 जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। और ये तीनों कंपोनेंट्स जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनको ज़मीन अंडर दी अर्थ जो है वो क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसी तरह जब पेट्रोल को भी अंडरग्राउंड से मतलब कि ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ का मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। अब उसकी वजह से आपका पेट्रोल जो है वो प्रॉपरली जो है उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो सही तरह बर्नट नहीं होते। अगर आप वही कह लीजिए कि गंदा यानी चीप पेट्रोल आप अगर अपनी व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। स्पेसिफ़िकली आपका जो इंजन है वो भी इसकी वजह से ख़राब होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। और इस प्रोसेस को वैसे हम नाम देते हैं नॉकिंग। नॉकिंग जिसमें इंजन में से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है गलत या ख़राब पेट्रोल के इस्तेमाल करने की वजह से। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के लिए यानी उसको साफ़ करने के लिए उसमें से वेस्ट जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं जो कि उसको कह लीजिए कि ख़राब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, उन वेस्टेज को निकाला जाता है, पेट्रोल को साफ़ किया जाता है। और इसमें आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसिन्स। पेपर पल्प जो है वो क्या है कि पेपर बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं उनकी, एंड मेडिसिन्स आप बेहतर जानते हैं उनकी, इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट होती हैं, सॉरी यूजेस जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। अब हम मूव करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम भी आपको बता दिया गया है, इसका फॉर्मूला भी बता दिया गया है, इसका एक और नाम भी है वो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम भी कहा जाता है। क्या चीज़, स्लेट लाइम, ये इसका सेकंड नेम है। ठीक है जी। आइए इसकी जो यूजेस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 87। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ आल्सो कॉल्ड स्लेट लाइम, इसका दूसरा नाम स्लेट लाइम है। ये आपको ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ यूज्ड, अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आइए इसे देखते हैं। नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये वर्ड आप इसको बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर्स ये जो आजकल यूज़ होते हैं, ये तमाम के तमाम ब्लीचिंग पाउडर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूटिलाइज़ किया जाता है।
इसी तरह एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न्स, यानी अगर आपकी जल्द के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर कहीं पर भी एसिड गिर जाता है जिस वजह से वो स्किन वहाँ पर बर्न हो रही है, यानी वहाँ पे आप कह लीजिए आपको गरम गरम फील हो रहा है, वार्म हो रही है स्किन, रैशेस पड़ना स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर ड्रेसिंग मटेरियल के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है जो चीज़ गिरी है वो एसिड है, उसके ऊपर बेस को लगाया जाएगा। तो आपको ये पहले भी ये बात बताई गई थी कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ज़ाहिरी सी बात है अगर एसिड जो है वो गिरा हुआ है उसके ऊपर आप सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस इस्तेमाल करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा उस एसिड की प्रॉपर्टी को, जिस वजह से वो जो आपकी बर्निंग थी स्किन की वो रिड्यूस हो जाएगी। आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज टू बी यूज एज फंजीसाइड्स। ठीक है, इसको फंजीसाइड्स भी पढ़ा जाता है, इसको फंगीसाइड्स भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये लाइम स्प्रे जो हैं वो बनाए जाते हैं, ये ऐसे स्पेसिफिक स्टूडेंट स्प्रे होते हैं जिनको मतलब कि आप कह लीजिए कि स्प्रेंक किया जाता है, फेंका जाता है फंगस के ऊपर, ताकि फंजीसाइड्स, इसको एज अ फंजीसाइड्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एक स्प्रे तैयार करवाया जाता है जिसको लाइम सल्फर स्प्रे कहा जाता है। ठीक है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स पॉइंट है एज अ वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर का मतलब यह है कि पानी को सॉफ्ट करना। अब ये पानी को सॉफ्ट करने का मतलब कि क्या पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? देखिए, वो वाटर जो कि हम डोमेस्टिक लेवल पे यानी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, दैट टाइप ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में जितना भी वाटर सी एंड ओशंस में पड़ा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, इनको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक वाटर होता है आपके पास हार्ड वाटर, एक आपके पास होता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हार्ड वाटर से मुराद ऐसा वाटर जिसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, वो मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा, बहुत क्या होती है, ज़्यादा। तो इस तरह का पानी जिसमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, दैट टाइप ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। ठीक है जी, और इस तरह के वाटर को ना तो हम पी सकते हैं मतलब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और ना ही हम इससे कोई दूसरा काम अपना डोमेस्टिक लेवल का कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हार्ड वाटर कहाँ पे सॉल्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सी, ओशंस, ETC, ये वो जगह हैं जहाँ पर वाटर तो मिलेगा लेकिन उस वाटर में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि ऐसा वाटर जिसमें मिनरल्स तो होंगे, नो डाउट मिनरल्स तो होंगे, लेकिन जो उनकी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज होगी। नॉर्मलाइज का मतलब कि नॉर्मल फॉर्म में होगी उस वाटर के, मतलब कि जो वाटर है उस वाटर में जो मिनरल्स पुट किए जाते हैं उन मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल होती है, मतलब जितना वाटर है उसके हिसाब से उसमें मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपका वाटर हार्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी वाटर है, और उसको आपने एलिजिबल करना है कि वो आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाए, या कह लीजिए एज अ डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो आप सी वाटर को लाएंगे, उस सी वाटर में आप स्पेसिफिक लेवल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे। उसके बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि असल में एक बेस है उस वाटर को न्यूट्रलाइज कर देगी, और फिर वो वाटर हार्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में। फिर आप उसको अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और अपने बाकी डोमेस्टिक पर्पस के लिए इजीली क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फॉर द न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल। देखिए, जो सॉइल है यानी मिट्टी है, अगर उसमें एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि एसिडिटी इन सॉइल। ये अब किस तरह हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एसिड रेन हुई तो वाटर जो था एसिड रेन का वो नीचे आकर सॉइल में गिरेगा, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी मिट्टी के अंदर वो जज्ब हो जाएगा।
अब वो वाटर में मौजूद जो कह लीजिए एसिड्स थे, उन्होंने सॉइल की कंसंट्रेशन में एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है, जिस वजह से हम ये कहेंगे कि एसिडिटी इन सॉइल, कि सॉइल में अब एसिडिटी हो चुकी है। अब इसको अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है तो बात फिर वही है कि आप यूँ समझिए कि सॉइल में एसिड मौजूद है, तो आप बाहर इन्वायरमेंट में से इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, सॉइल को बेस, जिस वजह से कुछ सॉल्ट बन जाएंगे और कुछ क्या बन जाएगा, वाटर, जिस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पॉइंट में उसने वर्ड न्यूट्रलाइजिंग लिखा हुआ है कि फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल, यानी अगर मिट्टी है, वही बात है, सॉइल है, उसमें एसिडिटी हो चुकी है, तो उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ क्या पुट कर दें, बेस। तो उसी सॉइल के एसिड्स की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बेस उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देगी, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपकी यहाँ तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके पास सेकंड बेस यहाँ पर अवेलेबल थी, उसकी यूजेस यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरफ, जो कि हमारी थर्ड कह लीजिए कि यूजेस की फॉर्म है, बेसिस की फॉर्म जो है वो उसकी यूजेस हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड, अब देखिए ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। फर्स्ट पॉइंट, टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स, ठीक है, ये जो आप देखते हैं विंडो पेन्स क्या होते हैं, जो शीशे होते हैं जो खिड़कियों में विंडोज़ में लगे होते हैं आजकल बड़े बड़े शीशे, उनके ऊपर जो है वो ग्रीस आ जाती है, जिस वजह से उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, ठीक है जी, मार्क रह जाते हैं। उनको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस यूज़ की जाती है। सेकंड पॉइंट आपके पास है टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स, यानी जो कपड़े हैं अगर उनके ऊपर इंक वगैरह गिर गई है तो उसको भी रिमूव करने के लिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। एज अ रिएजेंट इन लेबॉरेटरी, यानी लेबॉरेटरी में एज अ रिएजेंट के तौर पे रिएक्शन करवाने के लिए इसको एज अ रिएजेंट रखा जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स इसका लास्ट पॉइंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स। बी स्टिंग्स का मतलब कि जो बीज का डंक होता है, ठीक है, बीज का डंक होता है, वो जो मार जाती हैं डंक मारने पर, वो क्योंकि उनके डंक में एसिड होता है, वो जैसे ही उसको पुट करती हैं आपकी स्किन पे तो वो एसिड वहाँ पर सराउंडिंग आपका जो स्किन होती है जहाँ पर भी वो डंक मारेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ पर, तो यहाँ पर वो एसिड की वजह से यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर जलना शुरू हो जाएगा और एसिड वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिस वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करें, उसको न्यूट्रलाइज़ करें, तो आप बेस के तौर पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। आप जैसे ही उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो आप कह लीजिए यूजेस ऑफ बेसिस का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया गया कि आप होम असाइनमेंट के तौर पर MCQs बनाइए एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए, तो इसी तरह आज भी मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप इस टॉपिक में से यूजेस ऑफ बेसिस में से आप MCQs बनाइए, ठीक है जी। जैसे बी स्टिंग के लिए आप कौन सी बेस यूज़ करते हैं यह आपको पता होना चाहिए। वाटर को सॉफ्टनर करने के लिए यानी वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सी बेस यूज़ की जाती है, ठीक है जी। इसी तरह मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी बेस यूज़ की जाती है। इस तरह करके स्टूडेंट्स आप इसमें से MCQs बना सकते हैं इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एंड इटसेल्फ ये तीनों टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का ये लॉन्ग आ जाता होता है, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज़ को राइट करना होता है। बहरहाल आपको ये बात समझ आ गई है कि आपने इसको एज अ होम असाइनमेंट कैसे परफॉर्म करना है। तो आज हम अपना वर्क फॉर डे 7 का जो काम है, वर्क फॉर डे 7, उसको यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स,
जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम वर्क फॉर डे 8 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिस का टॉपिक कंप्लीट किया था और आपको ये भी याद होगा कि जब हमने वो टॉपिक कंप्लीट किया था तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एज अ होम असाइनमेंट आपने MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ से यानी टॉपिक में से सेपरेट करने हैं एंड होपफुली आपने अपना जो काम है वो पूरे फ़र्ज़ के साथ कंप्लीट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि आज वर्क फॉर डे 8 से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है सॉल्ट्स का, तो इसके लिए आइए पेज नंबर 87 जो आपका बुक का है वहाँ पर आपका सॉल्ट्स का टॉपिक मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम सॉल्ट्स की डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर हम अपनी रूटीनियस लाइफ में कह लीजिए कि यूँ कह लीजिए कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें जो सॉल्ट्स यूज़ होते हैं उनके नाम, उनके केमिकल फार्मूलाज, उनकी डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको सॉल्ट्स के बारे में सुनना पड़ेगा। आपको याद होगा कि एक रिएक्शन हम चैप्टर के स्टार्ट से करते आ रहे हैं जिसमें हम यूँ बात करते थे कि अगर हमारे पास कोई भी एसिड है और वो किसी भी बेस के अंदर ऐड हो गया है या बेस एसिड में ऐड हो गई है, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, एसिड जब भी रिएक्ट करता है बेस के साथ तो ये हमेशा क्या बना देता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। और आपको ये भी याद होगा इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया हुआ था, इसको हमने नाम दिया हुआ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी इसमें आप ये देखेंगे कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा क्या बना देगा, सॉल्ट, और उसके साथ क्या चीज़ बन जाएगी, वाटर। तो इस तरह सॉल्ट जो है वो असल में जनरेट होता है या कह लीजिए सॉल्ट बनता है। ठीक है जी। तो इसलिए इसके साथ साथ हम इसकी रीडिंग भी करेंगे। तो पेज नंबर 87 पर आप आ जाइए। सॉल्ट्स, अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड। सॉल्ट असल में एक क्या है, कंपाउंड है, फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन, जो तब फॉर्म होता है, क्रिएट होता है जब न्यूट्रलाइजेशन होती है किसकी, ऑफ एन एसिड विद अ बेस, किसी भी एसिड की बेस के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है। ये सॉल्ट्स की डेफिनेशन है। पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने एक रिएक्शन लिख देना है। फॉर एग्जांपल अभी तो जो सामने मैंने आपको रिएक्शन की एक फॉर्म लिख कर दी है, ये एक जनरल फॉर्म है। आप इसकी अलावा जो एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन लिखेंगे वो ये होगा कि आपके पास HCl है और बेस में आपने क्या ली हुई है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होगा, यहाँ से सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगा, NaCl विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट। ठीक हो गया। आपके पास ये OH और ये H है, H और OH मिलकर क्या बना देंगे, H2O विच इज़ कॉल्ड वाटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने जो बुक पे डेफिनेशन दी गई है उसको याद करना है, उसके बाद ये रिएक्शन आपने राइट डाउन कर देना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट्स एज सॉल्ट्स, यानी बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वजूद में रहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ इन आ फूड, यानी सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है जो कि हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। और वो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl। ठीक है जी। सम कॉमन सॉल्ट्स एंड देयर फार्मूली आर गिवन, यानी जो आपको नीचे टेबल दिया गया है उसमें कुछ सॉल्ट्स और उनके जो फार्मूली हैं यानी उनके जो फार्मूला हैं वो लिखे गए हैं। तो वही टेबल मैंने सामने वाइट बोर्ड पे आपके सामने जो है वो बना दिया है ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली समझा सकूं कि ये सॉल्ट्स के फार्मूलाज आए कैसे। ठीक है जी। तो आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो फर्स्ट सॉल्ट है उस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। सोडियम का सिंबल याद रखिएगा, आपको पहले भी बताया गया है, कैपिटल N एंड स्मॉल a। एंड क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl,
इसमें C कैपिटल होता है और L क्या होता है, स्मॉल। और ये बात भी आपको मैंने पहले ये बताई थी कि आपने जो केमिकल फार्मूला होते हैं उनको स्पेसिफिक सिंबल्स में लिखना होता है जो आपको गिवन है। जैसे सोडियम क्लोराइड में N कैपिटल होना ज़रूरी है और A स्मॉल होना ज़रूरी है। अगर आप इनको चेंज कर देंगे, जैसे सोडियम में N स्मॉल कर देते हैं, A कैपिटल कर देते हैं, या दोनों को कैपिटल कर देते हैं या दोनों को स्मॉल कर देते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। तो जिस फॉर्म में ये लिखा गया है और आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको ऐसे ही राइट करना है और ऐसे ही याद करना है। अब आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ NaCl, in which N is capital, A is small, C is capital, L is small। ठीक है। Na represents sodium while Cl represent chlorine। ठीक है। लेकिन जब क्लोरीन सोडियम में ऐड होगा तब वो क्लोरीन नहीं रहेगा, वो क्लोरीन से क्या बन जाएगा, क्लोराइड। क्या बन जाएगा, क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, पोटेशियम का सिंबल कैपिटल K होता है, कैपिटल K। इट इज़ द सिंबल ऑफ पोटेशियम। एंड क्लोराइड अगेन वो Cl उसके साथ ऐड हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट है अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला हमने पहले भी याद किया हुआ है, NH4। अमोनियम का क्या फॉर्मूला है, NH4। और क्लोराइड है, यानी इसके साथ फिर हम क्या ऐड कर देंगे, क्लोरीन। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है कैल्शियम। जी, कैल्शियम का जो आपके पास कह लीजिए सिंबल है वो कैपिटल C एंड स्मॉल a है। और क्लोरीन यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोराइड। तो क्लोरीन इसके साथ असल में डायटॉमिक होते हैं। डायटॉमिक का मतलब है कि उसकी अमाउंट डबल होती है, यानी हम इसको ये रीड करेंगे CaCl2। क्लोरीन की बेस में आप 2 लगा देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का फॉर्मूला तो हमने ऊपर ही देख लिया था, वो क्या था, Na। उसका जो सिंबल था Na, ये बन गया सोडियम। लेकिन सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले के लिए सोडियम का ट्वाइस होना, यानी उसकी बेस में 2 लगना ज़रूरी है। तो ये Na2 हो जाएगा। और कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी सिंबल वो CO3 होता है। क्या होता है, CO3। ठीक है जी। तो Na2CO3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है उसका नाम भी इससे कुछ रेलिवेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसकी अगर इसको इसके साथ आप रिजेंबल करें तो इसमें वर्ड बाई ऐड हुआ है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका एक और नाम भी है। इसका जो सेकंड नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुला सकते हैं, वगरना आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बुलाएंगे। अब इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों बुलाते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आप Na लिखते हैं सोडियम, फिर आप H लिखते हैं। इसका H का मतलब है बाई, और उसके साथ कार्बोनेट आपने पहले देखा CO3। अब आपको क्या नज़र आ रहा है वो ये है कि इधर आपके पास सोडियम के बाद हाइड्रोजन की एडिशन है, दैट्स वाई हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो रीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारा हाफ जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड हाफ की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम का तो अब आपको सिंबल याद हो चुका है, विच इज़ Na, सोडियम। और नाइट्रेट आपने याद करना है। अब नाइट्रेट कहते हैं NO और O की बेस में 3। O की बेस में क्या होता है 3, ठीक है।
इसको हम रीड करते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम को आपने पहले भी याद किया हुआ था, विच इज़ K। तो आप लिखेंगे K फॉर पोटेशियम, एंड नाइट्रेट के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, NO, और O की बेस में आप क्या पुट कर देंगे, 3। क्या कर देंगे, 3। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम का फॉर्मूला हमने पीछे जो राइट किया था वो ही है, विच इज़ NH4। NH4 इट इज़ द सिंबल ऑफ अमोनियम, एंड नाइट्रेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, NO, और O की बेस में क्या आ जाएगा, 3। NH4 फॉर अमोनियम, NO3 फॉर नाइट्रेट। तो ये आपके पास बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ से चेंज होंगे सॉल्ट। अब आपके पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम के लिए तो आपने Ca ही यूज़ करना है, जो आपने पहले भी किया था, कैल्शियम। सल्फेट के लिए क्या यूज़ होता है, याद रखिएगा, SO, और O की बेस में क्या चीज़ इंप्लीमेंट होती है, 4, SO4। यानी कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca और सल्फेट का क्या है, SO4। तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास अगेन कैल्शियम है, तो कैल्शियम के लिए तो आप Ca ही यूज़ करेंगे, लेकिन कार्बोनेट के लिए आप पीछे देख कर आए थे, आपने क्या यूज़ किया था, CO, और O की बेस में आपने क्या इंप्लीमेंट किया था, 3। ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या फॉर्मूला होगा, CaCO3। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट्स कॉपर जो है, इसका जो आप कह लीजिए सिंबल होता है वो कैपिटल C एंड स्मॉल u होता है, कॉपर। एंड सल्फेट आपको ऊपर भी बताया था कि सल्फेट क्या होता है, SO, और O की बेस में क्या लगा होता है, 4। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमने एडिशन की बेस पर उनको स्पेसिफिक फार्मूला से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। होपफुली ये आपको सारे फार्मूलाज जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर अगर 87 पर देखें तो पेज नंबर 87 के लास्ट पे जो टेबल बनाया गया है, सेम वही टेबल सामने आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए इसे एक दफ़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, फर्स्ट सॉल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ आल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है जी। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये सॉल्ट्स और उनके केमिकल फार्मूली जो हैं वो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। और एक बात मैं आपको फिर याद करवा दूँ कि स्टूडेंट्स आपको जैसे सिंबल लिखे गए मिले हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको एग्जांपल दी कि NaCl, जिसमें N कैपिटल, A स्मॉल, C कैपिटल, L स्मॉल, तो आपको इसी फॉर्म में इसको याद करना है और इसी फॉर्म में आपने इसको अपने पास राइट करना है। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि किसी भी सूरत में आपने इनके सिंबल्स को चेंज नहीं करना। अगर आप इनके सिंबल्स में एडिशन करते हैं या चेंजेस करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपका जो फार्मूला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके साथ अब स्टूडेंट्स आप अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, विच इज़ दी पेज नंबर 88, एंड हमारा वहाँ पर टॉपिक जो आर्टिकल है नेक्स्ट वो स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स।
अब हम सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, यानी सॉल्ट्स की खसूसियात की बात करेंगे कि उनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स के बारे में वो उनकी स्टेट के बारे में। स्टेट का मतलब कि वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखिए पहली बात लिखी हुई है सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स, यानी सॉल्ट्स हमेशा किस स्टेट में पाए जाते हैं, मोस्टली वो सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है जी। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है, ये अब हमने क्या स्टार्ट कर दी हैं सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। तो ये अब हमने स्टार्ट की प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली प्रॉपर्टी में हमने एक वर्ड देखा क्रिस्टलाइन। बेटा क्रिस्टलाइन असल में एक शेप है जो कि असल में किसकी शेप है, सॉल्ट की। किसकी, सॉल्ट की। यानी हम ये कहते होते हैं कि सॉल्ट आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी एक क्रिस्टल की शेप, जिस तरह एक क्रिस्टल होता है ना वैसी शेप में सॉल्ट पाया जाता है, या फिर वो किस फॉर्म में पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो एडिशनल बात इसमें प्रॉपर्टी में लिखी हुई है वो ये है कि जितने भी आपके पास सॉल्ट्स मौजूद हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई का मतलब ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपने होपफुली जो अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं वहाँ पर ये पढ़ा होगा कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो कोएग्जिस्ट होती है, मतलब कि एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कोएग्जिस्ट होती है, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड जो है वो जब गैस स्टेट में कोएग्जिस्ट होती है, वो मिलकर रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि वाकई सॉल्ट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए मैं एक एडिशनल एग्जांपल आपको दे देता हूँ लिखकर, जो कि फ़िल वक्त तो आई थिंक सो आपकी बुक में ये एग्ज़ाम्पल जो है वो राइट नहीं हुई। तो वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह की है कि अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि ये कॉमनली यूज़ होने वाला सॉल्ट है, तो जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 1413 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और आपने उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉपरली वो लिक्विड फॉर्म में जो उसकी कन्वर्जन होगी, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी कन्वर्जन के लिए हमें उसको 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपने उसको बॉयल करना है तो आपको 1413 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन्हीं टेम्परेचर की बेसिस पर ये क्या होंगे, मेल्ट एंड बॉयल होंगे। यानी फिल वक्त हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। इसी वजह से बुक में मेंशन किया गया कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है जी। तो आइए से इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, इसको दोबारा रीड कर लेते हैं कि सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स, कि ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म, कि ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। जिसके साथ मैंने एक एडिशनल एग्जांपल भी दे दिया आपको, ताकि आपको ये बात प्रॉपरली समझ आ जाए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जनरली सॉल्ट्स आर सोलूबल इन वाटर। बेटा सोलूबल का मतलब क्या है, इसको अंडरलाइन करिए और इसके ऊपर लिखिए डिज़ोल्व, कि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो वाटर में सोलूबल होते हैं। सोलूबल मींस डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट्स हैं जो पानी में सोलूबल नहीं होते, तो जो सोलूबल नहीं होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे, उनको हम इनसोलूबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनसोलूबल। अब आगे इसको देखिए। हाउएवर द सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, लेड क्लोराइड। अब लेड आपने नहीं पढ़ा, बहरहाल इसका सिंबल कैपिटल B
एंड स्मॉल b होता है, ठीक है। तो लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट, ये भी सिंबल मेंशन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। कैडमियम सल्फेट एटसेट्रा और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब कि अनडिजॉल्व, डिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है जी। इधर इस पॉइंट में हमने ये सीखा कि मोस्टली सॉल्ट्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सोलूबल होते हैं वाटर में। लेकिन कुछ सॉल्ट्स हैं, जैसा कि उन्होंने 3 सॉल्ट्स के नाम मेंशन किए और बता दिया कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स। एक्वस सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब होगा, ये आपको वैसे पहले भी समझाया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर कुछ ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया और उस वाटर के अंदर आपने अपना मेटल सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। मेटल सॉल्ट से मुराद के जो भी आपका सॉल्ट होता है उसमें स्टार्ट में कोई मेटल है। जैसे अगर हम बात सोडियम क्लोराइड की करें तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में से जो सोडियम आपके पास है ये असल में एक मेटल है, सॉफ्ट मेटल, ठीक है। ये आप अपनी हायर क्लासेस में जाकर इस चीज़ को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि ये मेटल क्यों है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एटसेट्रा। अभी जो हमने बात याद रखनी है वो ये है कि ये क्या है, मेटल सॉल्ट। जब आप वाटर में मेटल सॉल्ट को ऐड कर देंगे तो इनकी जो एडिशन है, इनकी एडिशन पर एक सोल्यूशन तैयार होगा, उसी सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इधर यही बात हुई है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स। आगे देखते हैं, और देयर मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगी, ये देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाटर लिया और उसमें जो मेटल सॉल्ट लिया था वो था सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब सोडियम जाहिर सी बात है इस पे भी चार्जेस होंगे, वाटर भी जब इसमें डिज़ोल्व होगा तो वो सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज का मतलब उसको चार्जेस में ले आएगा। तो आप ये याद रखिए कि चार्जेस कैसे बनेंगे, आसान वर्डिंग में, कि इस पूरे एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सोडियम क्लोराइड और वाटर की एडिशन के बाद बनेंगे। अब जब आप बाहर से कहीं से भी कोई भी ऐसा सोर्स इसमें लगाना चाह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो वो पास कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर भी क्या चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब बाहर से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो वो अंदर आकर इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इजीली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 4th पॉइंट है जो कि हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैनी ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल्स। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात डिस्कस की थी कि उनकी शेप क्रिस्टल लाइन होती है, क्रिस्टलाइन शेप होती है सॉल्ट की। तो इस पॉइंट में वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि जितने भी सॉल्ट की शेप क्रिस्टल होती है उसकी बेसिक रीज़न क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। यानी वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं सॉल्ट की शेप बनाने में। क्या चीज़ बनाने में, सॉल्ट की शेप। यानी हर एक सॉल्ट के साथ वाटर के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स कम या ज़्यादा हो जाएं तो आपकी सॉल्ट की शेप ख़राब हो जाती है। जैसे मैं आपको फिर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एडिशनल, कि एक सॉल्ट है जो कि इसी टेबल में अवेलेबल है हमारे पास, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और एक और सॉल्ट है विच इज़ कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब इनटू यानी मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सॉल्ट कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है इसके मॉलिक्यूल्स के साथ, तब ही ये जो कॉपर सल्फेट है इसकी जो शेप है, कौन सी शेप? इसकी जो क्रिस्टल शेप है वो क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी, यानी उसकी शेप बैलेंस रहेगी। अगर इन वाटर के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आती हैं, कम ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट में हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? 5 एंड कैल्शियम सल्फेट में 2। ठीक है, ये भी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये बताने का मकसद ये था कि आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स की इम्पॉर्टेंस पता चल जाए। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि जितने भी सॉल्ट्स हैं उनके साथ वाटर के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और हर सॉल्ट के वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड स्पेसिफिक हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स पर इनकी शेप जो है वो बैलेंस है, मेंटेन है। अगर किसी भी वजह से इनके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स कम या ज़्यादा होंगे इस अमाउंट से, तो अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रक्चर है, जो कि उस सॉल्ट का स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन, वो ख़राब हो जाएगा, वो वेस्टफुल हो जाएगा। ठीक है, एक हिसाब से सॉल्ट जो है वो टूट जाएगा और फिर वो पाउडर फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी 4th प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, और वो प्रॉपर्टी भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें आपको साथ रिएक्शन भी दिया गया। तो आइए इस प्रॉपर्टी को हम रिएक्शन के साथ जो है वो समझते हैं। देखिए, उसको समझने के लिए मैं एक बात पहले लिख देता हूँ, वो ये है कि वो ये कहता है प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, कि अगर आपके पास कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं, ये अगर रिएक्ट करते हैं, यानी रिएक्शन करना चाह रहे हैं किसी भी एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स होगा ये कि अगर कोई भी कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है, ये जब भी रिएक्ट करेंगे यानी एडिशन करेंगे किसी एसिड की, तो रिएक्ट करके हमेशा ये सॉल्ट बनाएंगे, कोई ना कोई। जो भी सॉल्ट बनेगा डिपेंड करता है आपने कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स कौन से लिए हैं, उस सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते वक्त हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस नाम की जो गैस है वो इवॉल्व होगी। इवॉल्व का मतलब कि रिलीज़ होगी। ठीक है जी, अब हम वो रिएक्शन करते हैं जो हमें प्रोवाइड किया गया है। तो हम वो रिएक्शन करते हैं, हमारे पास जो कार्बोनेट इस वक्त उन्होंने दिया है वो रिएक्शन में है Na2CO3। आपको याद होगा कि इस सॉल्ट के बारे में इस टेबल में बताया गया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कार्बोनेट की बात भी कर सकते हैं एंड बाइकार्बोनेट्स की भी, लेकिन क्योंकि बीच में हमने क्या वर्ड ऐड कर दिया है और, इसका मतलब हम दोनों में से किसी एक की बात करेंगे। तो बुक पे भी यही बात है कि उन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बल्कि सोडियम कार्बोनेट की बात की है। ठीक है, तो हम कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर वर्ड कार्बोनेट्स है और कार्बोनेट के साथ किसी मेटल का होना ज़रूरी है, इसीलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बोनेट के साथ सोडियम को यूज़ किया गया। ठीक है, प्लस इसमें आप कोई एसिड ऐड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल HCl ऐड कर दें, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। और जैसा कि बताया गया, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, सॉल्ट। देखिए यहाँ पर आपको सोडियम नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लोरीन नज़र आ रहा है, तो सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट बना देगी। लेकिन यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ट्वाइस है, मतलब उसकी बेस में 2 लिखा हुआ है, जबकि इधर क्लोरीन सिंगुलर है, तो इसकी कंसंट्रेशन को, अमाउंट को बढ़ाने के लिए इसके पीछे हम 2 लिख देंगे, जिस वजह से क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2।
और सोडियम भी कितने हैं 2, तो ये दोनों कंबाइन होकर 2NaCl बना देंगे। 2NaCl का मतलब ये है कि इसमें 2 सोडियम्स आपको नज़र आ रहे हैं और 2 ही क्या नज़र आ रही हैं, क्लोरीन। तो नाम जब इसको हम बोलेंगे तो सोडियम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्लोरीन ऐड हो चुका है, दैट्स वाई वी कॉल सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से हाइड्रोजन कंप्लीट ख़त्म हो चुके हैं, सोडियम ख़त्म हो चुका है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बना देंगे, वाटर। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से एक ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो पीछे क्या बचेगी, CO2। तो साथ ही आप कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या बना देंगे, गैस बन जाएगी, या बना देंगे या बन जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक जो है ये आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो आइए आप इसको बुक पर देख सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 5 रीड करेंगे कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। ये एसिड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ताकि वो क्या कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट कर सकें। ये 3 वर्ड हैं जिनका मतलब निकलना होता है। आप लिबरेट यूज़ कर लें, आप इवॉल्व यूज़ कर लें, आप रिलीज़ यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन क्योंकि बुक पे वर्ड लिबरेट लिखा हुआ है तो कोशिश करें आप वर्ड लिबरेट को ही यूज़ करें। लेकिन आपको इसके रेसिप्रोकल, यानी आप यूँ कह लीजिए कि आपको इसके दूसरे मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। जैसे आप कह लीजिए कि इसको इवॉल्व भी कहते हैं, इसको रिलीज़ भी कहते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्ट्स की वो कंप्लीट होती हैं, और आज हम अपना वर्क फॉर डे 8 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो आपको मैं फिर यही बात करूँगा इस जो डे फॉर 8 है इसके लास्ट में, कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जैसे आप अगर प्रॉपर्टीज़ को देखें तो प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं, कोई सी 5 आपने लिखनी है। फिल वक्त तो हमने 5 कवर की हैं, बाकी हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। इसी तरह पीछे आपको मैंने सॉल्ट का शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क करवाया, उसके साथ जो मैंने आपको टेबल बताया उस टेबल में आपको कोई भी सॉल्ट का फॉर्मूला एज अ MCQ आ सकता है। इसी वजह से मैंने आपको ये टेबल अच्छी तरह समझाया है, ठीक है जी। जैसे वो पूछ सकता है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और नीचे 4 जो हैं वो ऑप्शंस दे देगा। अब आपने ये ज़ाहिरी सी बात है ये याद करने हैं, तो आप क्या करिए कि इस पूरे टेबल के MCQs बना लीजिए। स्टेटमेंट सेम रखिए, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, एंड गोस ऑन। 4 डिफरेंट ऑप्शन दीजिए जिसमें एक ऑप्शन जो है वो उसका रियल आंसर हो और उसको मार्क करिए। आप अगर इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो आपके MCQs भी बन जाएंगे और साथ साथ जो है वो आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे, एंड स्पेसिफ़िकली आपको ये अच्छी तरह याद भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हम अपना आज का जो काम है वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क फॉर डे 9 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट तो कर लिया था, बट हमने अभी सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन की थी। और आपको ये भी याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन की थी तो उसमें जो पॉइंट नंबर 5 था उसमें हमने कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स तैयार हुई थी वो हमने लिख ली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि एक सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। तो होपफुली वहाँ तक आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम पॉइंट नंबर 6 से आज प्रॉपर्टीज़ को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैंने सामने लिखी है, वो आप देखिए। क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको याद होगा हमने एसिड की बात की थी, इसी वजह से प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम बेस की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमने कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट में कोई मेटल ऐड की थी, यहाँ पर भी मेटल ऐड होगी। वहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने वर्ड सॉफ्ट मेटल का यूज़ किया था।
तो उसी वजह से बेस में कुछ चेंज होगा और उसी चेंज को आज हमने सीखना है। तो देखिए, अगर आपने सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ में बेस की बात करनी है, उसके लिए आपको पहले एक हैवी मेटल लेनी पड़ेगी, हैवी मेटल, और उस हैवी मेटल को रिएक्ट करवाना पड़ेगा किसी बेस के साथ, या आप कह सकते हैं अल्कली के साथ। रिएक्शन के बाद जो आपके पास चीज़ तैयार होगी, असल में वो उसी मेटल ने तैयार होना है जिसको हम मेटल हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन असल में वो जिस स्टेट में तैयार होती है, आज हम एक नई स्टेट की डिस्कशन करने स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई स्टेट के बारे में स्टार्ट करने लगे हैं, एक नई स्टेट को सीखने लगे हैं। आपने पहले जो सीखी थी वो थी सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ठीक है। ये न्यू है आपके सीखने के लिए, लेकिन ये रिजेंबल करती है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और इसको फिल वक्त मैंने नाम ही डायरेक्ट लिख दिया है, विच इज़ प्रेसिपिटेट्स। क्या वर्ड है? प्रेसिपिटेट्स। और इसको हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी एंड स्मॉल टी। ये एक हिसाब से कह लीजिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए इसका सिंबल है प्रेसिपिटेट्स, स्मॉल पी। ठीक हो गया जी। साथ इस रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट बनेगी, बाय प्रोडक्ट यानी कोई भी चीज़ जनरेट हो जाएगी, और वो बाय प्रोडक्ट जो होगी वो असल में एक्वस फॉर्म में होगी। अब हम रिएक्शन करेंगे तो मैं आपको फिर प्रॉपरली ये चीज़ समझा सकता हूँ। तो बुक वाला ही रिएक्शन हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो जो आपके पास बुक में रिएक्शन दिया गया है वो है फेरिक क्लोराइड, जो कि एक हैवी मेटल का सॉल्ट है, ठीक है, FeCl3। अब इसके साथ आपने बेस लेनी है, तो हम बुक के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बेस लेंगे, विच इज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर क्लोरीन थ्राइस है, मतलब 3 है, जबकि यहाँ पर सोडियम कितना है? 1। तो बैलेंस करने के लिए हम सोडियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे और उसके पीछे इंटीजर 3 पुट कर देंगे। अब 3 सोडियम हैं, 3 क्लोरीन हैं, तो ये मिलकर क्या बना देंगे? हम इसको एज अ बाय प्रोडक्ट लिखेंगे 3NaCl, ठीक हो गया। अब आप हमारे पास क्या चीज़ बच गई? हमारे पास Fe है, तो इस Fe को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, OH का मतलब है हाइड्रो ऑक्साइड, और इसकी अमाउंट क्या है? 3, यानी 3 टाइम्स हाइड्रो ऑक्साइड है। हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, OH को राइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके नीचे 3 लिख देंगे। और आपको याद होगा इसको हम कैसे पढ़ते हैं, पहले मेटल को पढ़ेंगे आयरन, फिर बीच में हाइड्रो ऑक्साइड, फिर होल, और इसकी बेस में क्या है? थ्राइस। हम पढ़ेंगे आयरन, हाइड्रो ऑक्साइड, होल, थ्राइस, ठीक है जी। एक और इसका नाम है जो बुक में मेंशन किया गया आपके लिए, आप उसे याद कर लीजिए। अब ये जो आपके पास FeOH होल थ्राइस तैयार होगा, असल में ये किस स्टेट में होगा? ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट होगा तो इसको एक कह लीजिए कि डायग्राम की फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये बात प्रॉपरली समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया? आपने हैवी मेटल यानी FeCl3 को पुट किया, प्लस उसके साथ आपने NaOH जो कि आपकी बेस है उसको पुट किया। रिएक्शन होने पर ये इस बेस के पीछे क्या आ जाएगा? 3NaOH। रिएक्शन होने पर क्या होगा कि आपके पास NaCl एक्वस फॉर्म में तैयार हो जाएगी, यानी ये सोल्यूशन जो तैयार होगा वो सोल्यूशन किसकी फॉर्म में होगा? सोडियम क्लोराइड, और उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 3NaCl। और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में FeOH होल थ्राइस तैयार होगा, और वो प्रेसिपिटेट असल में सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो कि इस सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होंगे। इनसॉल्युबल का मतलब कि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो याद रखिए, प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि वो इनसॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होने की वजह से वो नीचे बॉटम पर बैठ जाते हैं उस सोल्यूशन के। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये FeOH होल थ्राइस ही है?
तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर प्रेसिपिटेट का एक स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपके पास जो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट्स बने हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं, जिनको हमने नाम दिया है FeOH होल थ्राइस, तो इसका एक स्पेसिफिक कलर है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ ब्राउन। तो असल में यहाँ पर बनेंगे ब्राउन प्रेसिपिटेट। कौन से प्रेसिपिटेट? ब्राउन। यानी इसके बॉटम पे जो आपको मेटल फॉर्म जो नज़र आ रहे होंगे, या कह लीजिए सॉलिड स्ट्रक्चर में जो प्रेसिपिटेट इसके बॉटम में पड़े होंगे, आप जब टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आपको ब्राउन कलर जो है वो नज़र आएगा। तो असल में ये ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट का FeOH होल थ्राइस को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब शो करेगा। ठीक है, तो ये असल में आपकी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जिसमें असल में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट प्रेसिपिटेट्स के बारे में। ठीक है जी, तो आइए इसको अब हम रीड करते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 को। व्हेन सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विद अल्कलीज, यानी बेस के साथ, तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड के। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके? मेटल के, और उसके साथ क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्साइड। और वो मेटल हमें पता है कौन सी मेटल होगी? हैवी, जो बनी हमारे पास FeOH होल थ्राइस। अब ये FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट जो है उसकी फॉर्म में है, और जाहिर सी बात है Fe इसके अंदर क्या है? मेटल है, और OH होल थ्राइस इसमें क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी, आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, इसमें ये पैदा होंगे। अब प्रेसिपिटेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेट्स आर दी सब्सटेंसेस, के प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंसेस होंगे विच अपीयर एज सॉलिड, जो नज़र कैसे आएंगे? सॉलिड, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल जो कि डिज़ोल्व नहीं होंगे इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर। लिक्विड रिएक्शन इसलिए कहा गया कि जहाँ पर जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट तैयार हुई थी 3NaCl, वो एक्वस फॉर्म में थी, और एक्वस फॉर्म को हम कहते होते हैं सॉल्यूशन। तो असल में सॉल्यूशन में ये सॉलिड PPT यानी प्रेसिपिटेट जो हैं वो नज़र आएंगे। अब नीचे स्टूडेंट आप रिएक्शन देखिए, तो रिएक्शन यही है, लेकिन आपको FeOH होल थ्राइस की बेस पर सॉलिड की बजाय बल्कि क्या लिखा नज़र आ रहा होगा? स्मॉल p एंड t, विच मीन्स दैट प्रेसिपिटेट, जो कि मैं यहाँ पर पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। तो ये स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जिस वजह से मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ कॉल्ड 7th पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि देखिए, अभी तक स्टार्टिंग से हम एक रिएक्शन करते आ रहे थे जिसको हमने ये कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। अगर हम इसको रिवर्स कर लें, यानी हम कोई भी सॉल्ट लें, उस सॉल्ट में वाटर को ऐड कर दें, तो जाहिर सी बात है बनेगी वही चीज़ जो कि उसके ओपोनेंट थी, यानी हमारे पास एक एसिड तैयार हो जाएगा और एक क्या तैयार हो जाएगी? बेस। ठीक है, पहले हम क्या रिएक्शन लिखते थे? कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाती है, उस रिएक्शन को हम नाम देते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि कोई भी सॉल्ट किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करके स्पेसिफिक एसिड एंड बेस बनाएगा, तो ये जो है इस तरह का प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? देखिए, वाटर की एडिशन की वजह से वाटर इस सॉल्ट को स्प्लिट करेगा, जिस वजह से एसिड एंड बेस बनेंगे। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये दो वर्ड है, हाइड्रो और लिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, इसे लाइसिस भी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी वाटर की एडिशन में ब्रेक डाउन। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आप कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, जैसे बुक में एग्जांपल दी गई है, तो अगर हम उसी को फॉलो करें तो सॉल्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ वाटर ले लें H2O। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? होगा ये कि हमारे पास यहाँ पर एक
बेस बनेगी और एक क्या बनेगा, एसिड। तो अब आपको पता है कि बेस, जाहिरी सी बात है Na के साथ हमेशा OH ही है जो कि बेस बनती है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर सोडियम की बेस पर क्या लिखा गया है, 2, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब हम यहाँ से पहले बेस बनाएंगे, वो होगी NaOH, लेकिन उस बेस के पीछे हमको 2 लिखना पड़ेगा। वो 2 लिखने की रीज़न ये होगी, उसकी वजह क्या होगी, वो ये होगी कि उसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सोडियम 2 हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन भी 2 यूज़ होंगे, हाइड्रोजन 4 हैं तो 2 यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास हाइड्रोजन 2 बच जाएंगे। वो 2 हाइड्रोजन असल में इस CO3 के साथ कंबाइन होंगे और बन जाएगा H2CO3 विच इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये नीचे लिखा भी हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये असल में आपके पास एक क्या तैयार हो गई, एसिड, और उसके साथ एक क्या तैयार हो गई, बेस। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, तो बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 88। द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर with a salt produces an acid and a base and the reaction is called hydrolysis। ठीक है जी, कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में वाटर एंड सॉल्ट रिएक्ट करेंगे हमेशा वो क्या करेंगे कि एसिड एंड बेस बना देंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन आपके सामने है, आपको वो रिएक्शन प्रॉपरली समझा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉल्ट की कंप्लीट होती हैं। इसमें प्रेसिपिटेट का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, और एक MCQs के तौर पे जो चीज़ आपने याद रखनी है, आपसे कोई भी पूछे कि स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द कलर ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड विच इज़ आयरन हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, तो आप उसको क्या नाम देंगे, आप उसको नाम देंगे जी, उसका कलर क्या होता है, ब्राउन। कि इसके प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, ब्राउन। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, कि हम सॉल्ट्स को यूज़ कहाँ पर करते हैं, जिसमें हमारे पास पहली हेडिंग है रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। रोल का मतलब किरदार, कि सॉल्ट्स का ह्यूमन बॉडी में क्या किरदार है। तो आइए देखते हैं कि सॉल्ट्स की क्या इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में। सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। कि ये जो सॉल्ट्स के नाम बताए गए हैं, ये सॉल्ट्स हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। क्या क्या नाम थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। अब आपको इनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए। अब बुक पर तो नहीं मेंशन किए गए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको आप कॉपी कर लीजिए। सोडियम का सिंबल होता है Na। नेक्स्ट क्या था, पोटेशियम, उसका होता है कैपिटल K। उसके बाद है कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है कैपिटल C एंड A स्मॉल। फिर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का कैपिटल M एंड स्मॉल G। उसके बाद क्या है, आयरन, तो आयरन का सिंबल होता है कैपिटल F एंड स्मॉल E। ठीक है, इसको आयरन पढ़ते हैं। अब ये जो सॉल्ट्स लिख दिए गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये 5 एक ऐसे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट हैं जो कि इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इनका ह्यूमन बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर इनमें से एक सॉल्ट के बारे में आपको बताऊं जो कि होपफुली आप सबको पता होगा, वो है कैल्शियम। आपने सुना होगा घर में आपकी वालदा कहती हैं कि बेटा दूध पी लो। आप क्यों? क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है आपकी बोन ग्रोथ में। बोन ग्रोथ यानी आपकी जो हड्डियां हैं उसकी ग्रोथ में, और उनको मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो आपके टीथ यानी दांतों में अवेलेबल होता है यहाँ पर। इसी की वजह से, कैल्शियम की वजह से आपके दांत यानी टीथ बनते हैं। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी में ये एक स्ट्रॉन्ग, कह लीजिए कि आपका जो माउथ में टीथ हैं ये स्ट्रॉन्ग कंसीडर होते हैं, क्योंकि ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खाने को ग्राइंड करने के लिए, चबाने के लिए।
ठीक है, चाहे वो खाना किसी भी टाइप का हार्ड फूड है, सॉफ्ट है, दांत ही हैं जो कि उसको सबसे पहले क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो दांत जो हैं यानी टीथ जो हैं उनको ये पावर कहाँ से मिलती है? कैल्शियम नामी एलिमेंट से। ठीक है जी, तो आइए इन जो हमारे पास अवेलेबल हैं कैल्शियम एलिमेंट्स मीन सॉल्ट, इसकी डिस्कशन जो है वन बाय वन हम सब सॉल्ट्स की करते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 89 पर आ जाइए। अब हम फंक्शंस देखने लगे इन सॉल्ट्स के। तो पहले बताया गया कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत है आपके मसल्स की मूवमेंट के लिए एंड द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से मुराद यहाँ पर आपकी बात हो रही है प्रॉपर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, जिसको आगे हमने दो जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में प्रॉपर नर्वस सिस्टम की डिस्कशन की थी, जिसमें हमने इसके यूनिट की भी डिस्कशन की थी विच इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। फिर हमने एक मैसेज की बात की थी विच इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स। फिर हमने उस मैसेज के साथ साथ उसकी स्पीड की बात की थी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है विच इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज़ 150 मीटर पर सेकेंड एंड मिनिमम स्पीड इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो डिपेंड करता है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स पे। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड पॉइंट है सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। अब जी कैल्शियम की बात आने लगी है, वैसे तो मैंने आपको कुछ हद तक बात बता दी है, बाकी एक बात इसमें एडिशनल लिखी गई है, हम उसको भी रीड कर लेते हैं। तो सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, ये आपकी हड्डियों में पाया जाता है सॉल्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, मतलब कि ये आपकी बोन्स को मजबूत बनाने के काम आता है, यानी उसको स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है। These salts are responsible for preventing heart attack। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट अटैक से प्रिवेंट करने के लिए यानी हार्ट अटैक से बचाव के लिए कैल्शियम जो है वो एज अ सॉल्ट के तौर पे यूज़ होता है आपकी बॉडी में। ठीक है जी, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वर्ड आपने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप POP भी कहते हैं। ठीक है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है स्टूडेंट्स? अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और बोन टूट जाती है, बोन टूट जाती है जिस वजह से आम बिल्कुल भी बोन जो है वर्क नहीं कर रही, तो आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP वो इधर क्या किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे ताकि आपकी जो बोन जो है वो ज़ाहिरी सी बात है बोन वर्क ही नहीं कर रही, इस तरह गिरी हुई है, तो अब उसकी बोन की क्रिएशन होनी है, यानी बोन ने पैदा होना है। पैदा होने से मुराद के बोन तो अवेलेबल है लेकिन वो अब अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, तो जिस जॉइंट के जिस हिस्से से वो बोन टूटी हुई है वहाँ पर एडिशन होनी है कैल्शियम की, और वो कैल्शियम क्या करेगा, वो जहाँ से बोन का जॉइंट टूटा हुआ है उसको कंबाइन कर देगा। तो कैल्शियम का काम है ये करना। अब आप इंटरनली भी कैल्शियम लेंगे, जाहिर सी बात है दूध से और उन तमाम प्रोडक्ट से जिनके अंदर कैल्शियम अवेलेबल होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एक्सटर्नली किया जाता है, जिससे वो पूरा जो आपका आर्म है या बॉडी का कोई भी पार्ट है, ज़्यादातर हम आर्म की बात करते हैं, तो उसको उससे भर दिया जाता है। ठीक है, और वो इमूवेबल होता है कि वो मूव नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अक्सर लोगों ने एक स्पेसिफिक जो पट्टी होती है वो बांधी होती है और उसको एक जगह ऐसे कांस्टेंट किया होता है ताकि इजीली जो है वो बोन की ग्रोथ हो जाए। तो यही लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फार्मूला भी है CaSO4 इंटू हाफ वाटर के मॉलिक्यूल इज़ यूज फॉर ब्रोकन लिम्स। ब्रोकन यानी टूटी लिम्स, यानी आपके जो ये जो आर्म्स होती हैं और ये जो स्ट्रक्चर है लेग्स का, ये लिम्स कंसीडर होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट पोटैश एलम, इसको उर्दू में स्टूडेंट फिटकरी कहते हैं। ये आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है, आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज़ पोटैश एलम। अब कभी कभार जब बार्बर के पास जाते हैं, होपफुली आपके फादर जाते होंगे, ठीक है, तो बार्बर पे जाते हैं जब अक्सर कटिंग करवाते वक्त या मोस्टली जब भी शेव करवाई जाती है तो करवाते वक्त अगर कभी ब्लेड वगैरह लग जाए तो ब्लेड वगैरह लगने से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही है ना, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि बार्बर के पास वाइट कलर का एक स्टोन पड़ा होता है जिसको वो पानी में डिप करके इधर ऐसे रब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो असल में फिटकरी होती है।
तो असल में जो फिटकरी है विच इज़ कॉल्ड पोटैश एलम, इट इज़ यूज्ड फॉर कोगुलेट द ब्लड। यानी कोगुलेट ये वर्ड भी लिखा हुआ है आगे कि अगर कहीं पर ज़ख़म है या फिर ब्लीडिंग हो रही है कंसिस्टेंसी के साथ, तो वहाँ पर अगर फिटकरी को रब कर दिया जाए यानी पोटैश एलम को, तो वहाँ पर ब्लड रुक जाता है, जम जाता है। तो ये यूज़ की जाती है हमारी डोमेस्टिक लाइफ में। तो आपने देखा होगा कि बार्बर जो है वो ये काम करते हैं, तो असल में उनके पास पोटैश एलम यानी फिटकरी अवेलेबल होती है। तो इसका यहाँ पर यही फंक्शन लिखा गया है, इसको देखिए कि पोटैश एलम इज़ यूज्ड टू कोगुलेट द ब्लड। कोगुलेट का मतलब होता है खून को, कोगुलेट का मतलब होता है जमाना या जमना। किसका? ब्लड। कहाँ से? कमिंग आउट ऑफ अ वॉन्ड। वॉन्ड यानी ज़ख़म, यानी ज़ख़म में से अगर खून निकल रहा है तो उसको जमाने के लिए पोटैश एलम का यूज़ किया जाता है, फिटकरी का। इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी की सफाई के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। इसके बारे में आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आयोडीन जो है ये एक सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स, जो कि असल में इसका फंक्शन जो है वो होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है ये आप वैसे तो हायर क्लासेस में इसकी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इधर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नेक रीजन में ये ग्लैंड पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड में बहुत सी फंक्शनिंग है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि असल में वो आपका लेवल नहीं है। तो आप याद रखिए बस इतना कि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उसके फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिस वजह से आपका थायराइड ग्लैंड ये जो नेक रीजन में पड़ा होता है ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और इसी वजह से आपको एक डिज़ीज़ होता है विच इज़ कॉल्ड ग्वाइटर। ये ग्वाइटर जो है ये असल में गिल्लड़ की बीमारी होती है। ये गिल्लड़ की बीमारी यानी ग्वाइटर एक डिज़ीज़ है जिसमें आपका जो नेक है यानी गर्दन जो है वो फूल कर स्वेल होकर बाहर आ जाती है। ठीक है जी। ये होपफुली आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान को अपनी फैमिली में या रिलेटिव वगैरह कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा जिसकी जो नेक रीजन है ये एरिया है ये फूल कर बाहर आया हुआ है। अगर तो वो आया हुआ है इट मीन्स डैट उसको डिज़ीज़ है विच इज़ ग्वाइटर। ठीक है जी। अब उसकी बॉडी में आयोडीन तो नेचुरली तौर पर नहीं बन रहा, तो इसकी एक मेडिसिन भी है जो यूज़ की जाती है, वो आप अपने पास एक इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख लीजिए। आयोडीन 131 ये एक सॉल्ट होता है, ये इसका स्पेसिफिक नेम है आयोडीन 131। ये ग्वाइटर जो डिज़ीज़ है उसके इलाज के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इस पॉइंट को हम रीड कर लेते हैं कि सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन के जो सॉल्ट्स हैं आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, कि थायराइड ग्लैंड्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड टू सेट द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, और इसको ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए भी आयोडीन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ग्वाइटर क्या है, ये क्यों होती है, और फिर ये भी बता दिया कि कौन सी आयोडीन ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। आपने याद रखना है आयोडीन 131, ये नंबर है 131। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 4 मार्क्स का आता होता है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी इसमें से बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोटैश एलम, पोटैश एलम का फंक्शन क्या है। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कोगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड। ठीक है। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आ सकता है, इसमें से आपने MCQs भी इटसेल्फ क्रिएट करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक यानी हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ सॉल्ट इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ तक आज हम अपना जो लेक्चर है वर्क फॉर डे 9 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।